14वें राष्ट्रपति के रूप में जिन्होंने शपथ ग्रहण किया, आज हमारे बीच में हमारे पूर्व महामहिम पूर्व राष्ट्रपति भारत गणराज्य जोरदार तालियों के बीच में अभिनंदन करें। माननीय हम सभी के बीच में आज के माननीय मुख्यमंत्री महोदय माननीय रामनाथ कोविंद जी का, उनके साथ साथ आपकी धर्मपत्नी जी भी हमारे बीच में मौजूद है। हम उनका भी स्वागत अभिनंदन अभिवादन करते हैं। आपकी जोरदार तालियां होनी चाहिए एक साथ। अब मैं स्वागताध्यक्ष जेके समूह के महत्वपूर्ण अंग और हम सभी के प्रणेता माननीय श्री निधिपति सिंह भानिया जी वो अपना स्थान ले लें। इसी कड़ी में हम चाहेंगे मंच पर आमंत्रित करना हमारे साथ हम सभी के कार्यक्रम संयोजक सुनील जैन, हमारे सभी उपस्थित अतिथिगण। जैसा कि हम सभी को पता है कि आज इस कार्यक्रम का शुभारंभ हम राष्ट्रगान से करेंगे। कृपया सभी अपना स्थान ले लें, अपने स्थान पर सावधान की मुद्रा में आ जाए। राष्ट्रगान प्रारंभ। अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा जन गण मंगल जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। आप सभी सिंघानिया जी के कि वो सबसे पहले माननीय अतिथि का सम्मान करें, बुके भेंट करके या पुष्प गुच्छ उनके माध्यम से तालियों की गूंज के साथ हमारे मीडिया बंधुओं को स्थान दें ताकि वो आज के इस पर मैं पुनः माननीय डॉक्टर निधिपति सिंह भानिया जी से निवेदन करूंगा कि ये हमारा प्रेम पूरे कानपुर शहर का, पूरे कानपुर कपड़ा कमेटी का प्रेम प्रेषित करें माननीय मुख्यमंत्री महोदय को। बहुत बहुत आभार, जोरदार तालियां पुनः हो जाए आप सभी। अब मैं निवेदन करूंगा अध्यक्ष महोदय से, प्रधान सचिव महोदय से हम सभी के लिए प्रेम स्वरूप आप तक पहुंचा है। मैं अब अध्यक्ष कानपुर कपड़ा कमेटी माननीय विश्वनाथ गुप्ता जी विश्वविद्यालय से और साथ ही साथ हमारे गणमान्य अतिथिगण और सभागार में उपस्थित अतिथिगण एवं व्यवसायी बंधुओं, हम नमन करते हैं कि अपने पूर्वजों और मनीषियों को जिन्होंने कृत संकल्पित होकर विवेकपूर्ण दूरदर्शी निर्णय लेकर 1923 में कानपुर कपड़ा कमेटी के रूप में वस्त्र व्यवसायी संगठन का गठन किया। उनके द्वारा रोपित पौधा भारत के 4 प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के 3 मुख्यमंत्रियों के आशीर्वचन से सिंचित हुआ और आज हमारे पूर्व राष्ट्रपति श्री कोविंद रहे, लोगों के कल्याण के लिए संघर्षरत रहे, तो निश्चित रूप से वह संस्था एक मजबूत आधार और व्यापक समर्थन वाली संस्था कही जाती है। इसीलिए कानपुर कपड़ा कमेटी की स्थापना के 100 वर्ष पूरे होने पर मैं इस कमेटी के संस्थापकों के साथ साथ वर्तमान व पूर्व सभी पदाधिकारियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज यह भी एक सुखद संयोग है कि इस शतायु संस्था का समारोह हम यहाँ लाजपत भवन में सेलिब्रेट कर रहे हैं।
लाला लाजपत राय हमारे देश के एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी, लेकिन वे एक बड़े अर्थशास्त्री भी थे। आप जानते भी होंगे कि उन्होंने आज़ादी से पहले देश के प्रमुख बैंक देखकर कष्ट भी होता है कि कानपुर की शानदार लाल इमली मिल का अब केवल घंटा घर ही काम कर रहा है, लेकिन पूरी मिल सुनसान पड़ी है। मिलों के अस्तित्व के बिना कानपुर की कल्पना करना मुश्किल है। पूरे शहर में सड़कों, मोहल्लों, चौराहों के नाम इन्हीं मिलों के नाम पर हैं। कानपुर और वस्त्र उद्योग का एक अटूट रिश्ता है। और जिस बात का मैंने उल्लेख किया, मैं 2 दिन से आपके बीच में हूँ। 1-2 दिन पहले लखनऊ में था, मुख्यमंत्री जी से चर्चा की, आपके डिप्टी चीफ मिनिस्टर यहाँ बैठे हुए, अन्य मंत्रीगण भी हैं। इनसे मैंने जो हो सकता है मेरी मर्यादा के अनुसार मैंने कानपुर की मिलों के बारे में भी चर्चा की, कानपुर के सौंदर्यीकरण के बारे में भी चर्चा की। परिणाम क्या आता है मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने आज कहा है अधिकारियों को भी कि मैं इसकी मॉनिटरिंग करूंगा। देवियों और सज्जनों, शिक्षा ही व्यक्ति के विकास का प्रमुख आधार होता है। इसीलिए कानपुर भारत का एक प्रमुख शिक्षा का केंद्र रहा। यहाँ अनेक उच्च स्तरीय शिक्षण संस्थाओं का संचालन होता रहा। जहाँ तक मुझे याद है, कानपुर में आज अनेक विश्वविद्यालय, मेडिकल कॉलेज, IIT, इंजीनियरिंग कॉलेज, शोध एवं अनुसंधान संस्थान काम कर रहे हैं। इनमें से अनेक संस्थान अपनी उत्कृष्ट शैक्षिक उपलब्धियों के लिए देश विदेश में प्रसिद्ध है। राष्ट्रपति होने के नाते विश्व के अनेक देशों में भ्रमण करने के दौरान मुझे कानपुर में शिक्षा प्राप्त करने वाले, विदेश जाने वाले विद्वानों, इंजीनियरों, विज्ञानियों और समाज सेवियों से मुलाकात का अवसर भी मिलता रहा। अपने शिक्षा केंद्रों के कारण आज कानपुर दुनिया के कोने कोने में याद किया जाता है। देवियों और सज्जनों, पिछले कुछ वर्षों से मैंने देखा है कि भारत के विकास की गति में अप्रत्याशित बढ़ोतरी हुई है। आज भारत और भारत के लोगों की पहचान विदेशों में बढ़ी है। आज देश का एक बड़ा वर्ग ये कहने लगा है कि आगामी 1 या 2 दशकों में भारत विश्व की महाशक्ति बन जाएगा, और कोई ये भी कहने लगा है कि हम विश्व गुरु बनने की कगार पर खड़े हैं। लेकिन जब मैं पिछले कुछ वर्षों का निष्पक्ष रूप से देश में हुई प्रगति का आकलन करता हूँ, तो मुझे लगता है कि भारत तो आज विश्व की महाशक्तियों में से एक बन चुका है। उसके कुछ मैं उदाहरण आपके साथ साझा करना चाहूँगा। हमने कोरोना महामारी की भयावह स्थिति को भी देखा। ऐसी महामारी हम लोगों ने अपने जीवन काल में कभी नहीं देखी। कहा भी जाता है कि ऐसी महामारी पिछले 100 वर्षों के बीच कभी नहीं हुई। इस दौरान हम सब ने अपने परिवार वालों को, नज़दीकी रिश्तेदारों को, मित्रों को ऑक्सीजन के अभाव में तड़पते हुए देखा, और उनमें से बहुत से लोग हमें छोड़ करके भी चले गए। यह स्थिति विश्व के लगभग सभी देशों में व्याप्त थी, लेकिन भारत ने अपनी सामर्थ्य और क्षमता को पहचानते हुए ये जिसको हम कोविड-19 कहते हैं, अर्थात ये दिसंबर 2019 में ये प्रारंभ हुई थी, इसीलिए उसको कोविड-19 कहा जाता है। और ये इंडिया में मार्च 2020 में इसका एक स्वरूप उभरते हुए देखा गया है। लेकिन भारत की जब मैं सामर्थ्य की बात करता हूँ, तो सबके, अर्थात आज की तिथि में जो हमारी 140 करोड़ जनता है, उसके सामर्थ्य की बात करता हूँ। उसके सामर्थ्य में आपकी भी सामर्थ्य जुड़ी हुई है। और जब देश के नेतृत्व ने एक तय किया, एक निर्णय लिया, और उस समय कहा जाता था कि हम कोरोना की वैक्सीन को हम आयात क्यों नहीं कर लेते जब उपलब्ध है, ये बातें भी आ रही थी।
लेकिन जब देश के नेतृत्व ने ये तय किया कि अगर हमारे देश की उस समय लगभग 135 करोड़ की जनसंख्या वाला देश और उसमें आप आयात करेंगे और यदि दूसरे देश यदि हमें ना देने से मना कर दें अथवा उनके पास सप्लाई ना हो तो फिर क्या स्थिति होगी, हम अपने लोगों की जान कैसे बचा सकते। और उस दृष्टि से यदि हम कभी आकलन करें तो मुझे लगता है कि भारत सरकार का वो निर्णय 100% सही था कि हमने स्वयं अपनी सामर्थ्य को देख करके मार्च में ये तय किया। और सबसे बड़ी सामर्थ्य की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि ठीक 2 महीने बाद मई 2020 में हमारे देश में कोरोना वैक्सीन का लगना शुरू हुआ और धीरे धीरे लगभग 1 साल के अंतराल में हमने लगभग 200 करोड़ से अधिक देशवासियों को टीके लगवाए और वो भी मुफ्त में टीके लगवाए। ये एक प्रगति है। प्रगति इसलिए क्योंकि कोरोना मैनेजमेंट में सभी देश फेल हो चुके थे, यहाँ तक कि जो अपने को महाशक्ति कहते हैं वो भी बहुत कुछ पीछे चले गए थे। और हमने न केवल अपने 200 नागरिकों को टीके लगवाए बल्कि इसके साथ साथ हमने जो हमारे पड़ोसी देश थे, जो गरीब देश थे, उनको भी हमने मुफ्त में वैक्सीन्स भेजे। और उसके पीछे एक ही मंत्र था जो वसुधैव कुटुंबकम का, कि पूरा विश्व हमारा परिवार है। देवी और सज्जनों, अभी तक भारत को विश्व की सबसे बड़े लोकतंत्र देश की मान्यता मिली हुई थी, लेकिन अब हम विश्व के सबसे बड़ी जनसंख्या वाले देश भी बन गए। और जनसंख्या जो हमसे कुछ सालों तक पहले चाइना हुआ करता था, वो आज स्टेटस हमें मिल गया। लेकिन जनसंख्या के बढ़ने के साथ साथ हमारी चुनौतियां भी बढ़ी हैं। देश के सामने चुनौतियां बढ़ी, हमारी सामर्थ्य बढ़ी। लेकिन मैं मानता हूं कि भारत देश के लोगों की इतनी सामर्थ्य है कि कोई भी चुनौती आएगी और यदि हम मिलजुल करके आगे बढ़ेंगे तो मुझे लगता है हर चुनौती का हम सामना कर सकते हैं। और इसीलिए मैं कभी कभी भारत शब्द की जो परिभाषा होती है, मैं इसीलिए उसको कहता हूँ कि भारत वो देश है जो हर प्रकार की चुनौती को स्वीकार करे और हर प्रकार के भार को सहन कर सके। हर प्रकार के भार को सहन करने वाला देश का नाम जो है वो भारत है। एक अन्य उदाहरण भी मैं देना चाहूँगा। यूक्रेन और रसिया के बीच में लगभग 1 साल से अधिक हो चुका है, युद्ध समाप्त नहीं हुआ। और ये भी हमने देखा कि पूरा विश्व 2 खेमों में बंट चुका है, एक रूस के खेमे में, एक यूक्रेन के खेमे में। लेकिन भारत ने अपनी एक स्थिति को बहुत एक तटस्थ, अभी तो प्रधानमंत्री जी ने कहा हम तटस्थ भी नहीं हैं, बल्कि हम सबके हित की बात करने वाले। तटस्थ वो होता है जो हम किसी की बात ना करें, किसी की परेशानी, किसी की पीड़ा को हम ना समझें और ना दूर करें, लेकिन हम उनकी पीड़ा को भी समझते हैं। देश सभी विश्व के नागरिकों की पीड़ा को समझते हैं। और भारत जो वसुधैव कुटुंबकम के नाम पर जो हमारा मूल मंत्र है, हम उसी पर चल रहे हैं। लेकिन मित्रों, मैं एक बात यहाँ जोड़ना ये चाहता हूँ। हम सब लोग जानते हैं कि उस समय ये जो यूक्रेन और रसिया के बीच में जब युद्ध प्रारंभ हुआ था, उस समय भारत के 23,000 से अधिक बच्चे जो मेडिकल स्टूडेंट्स थे वो वहाँ पर फंसे थे यूक्रेन में। ये सबके नॉलेज में ये बात है। और बाद में मैंने जानकारी ली कि आखिर मेडिकल पढ़ाई के लिए ये सारे बच्चे यूक्रेन क्यों जाते हैं, और भी दूसरे कंट्रीज़ हैं। तो हमें बताया गया कि यूक्रेन में मेडिकल एजुकेशन कंपैरेटिवली सस्ती है और इसीलिए हमारे पेरेंट्स उन बच्चों को वहाँ भेज देते। लेकिन सवाल ये नहीं था, सवाल ये था कि उन 23,000 से अधिक जो बच्चे थे उनको वापस कैसे निकाला जाए। और उसके लिए ये भारत का सामर्थ्य था कि प्रधानमंत्री जी ने दोनों देशों के राष्ट्रपतियों से बात की और उनसे निवेदन किया कि आप 24 घंटे के लिए एक सीज़ फायर का ऐलान कर दीजिए। और वो दोनों
दोनों कंट्रीज़ के राष्ट्रपति मान भी गए। उन्होंने 24 घंटे का सीज़ फायर किया, सीज़ फायर अर्थात युद्ध बंद कर दिया। और हमने अपने बच्चों को ये हिदायत दी कि आप यूक्रेन के किसी भी कोने में हो, लेकिन यूक्रेन देश के जो 5 हमारे बॉर्डर्स हैं उनसे आप निकल करके उस बॉर्डर पर पहुंच जाइए और वहाँ पर हमारे जो इंडियन एम्बेसी के लोग हैं, तिरंगा झंडा जहाँ पर भी आप देखिए वहाँ एकत्रित हो जाइए, हम आपको वापस लाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ ही दिनों के अंतराल में हम उन 23,000 बच्चों को सकुशल वापस लाए। इस बात का मैं जानबूझ करके उल्लेख किया, हम सब पेरेंट्स हैं, माता पिता हैं, हमारे बच्चे हैं। अगर हम उस स्थिति की कल्पना करें कि अगर हमारा बच्चा यूक्रेन में फंसा होता, उस समय हम किसको कोसते? सरकार को कोसते, लेकिन सरकार अर्थात भारत को कोसते, देश को कोसते। और सबसे बड़ी बात यह है कि उस समय भारत सरकार आगे आई, उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया और भारत की सामर्थ्य को आज जो पहचाना जाता है। मैं एक बात और शेयर कर लूँ आपसे, उस समय जो यूरोपियन कंट्रीज़ थे, यहाँ तक कि अमेरिका और चाइना के भी जो बच्चे फंसे हुए थे, उन लोगों ने भी अपने अपने हाथ खड़े कर दिए थे और उन्होंने कहा था कि अपने बच्चों को ये सलाह दी थी कि आप जिस प्रकार से यूक्रेन गए हैं पढ़ाई के लिए, किसी तरीके से आप वहाँ से वापस आने की व्यवस्था करिए। हमारी सरकार जो है वो आपको वापस लाने में मदद नहीं कर पाएगी। ये एक बहुत बड़ी बात थी और उसी से हम एक कल्पना कर सकते हैं। एक और स्टैंड हमने लिया था कि डायलॉग एंड डिप्लोमेसी आर द ओनली सजेशंस टू एंड दिस वार, और हमारे स्टैंड को विश्व के कई देशों ने समर्थन भी दिया। देवी और सज्जनों, विश्व के कई विकसित देशों तथा कथित महाशक्ति कहलाने वाले देशों के कुछ अलग अलग फोरम भी बने हुए हैं। उनमें एक शक्तिशाली मंच है G20। आज भारत को G20 की अध्यक्षता करने का मौका मिला है। पिछले कई महीनों से पूरे देश भर में G20 से संबंधित सफल आयोजन हो रहे हैं। इन आयोजनों से भारत को अपनी विकास गाथा और विरासत को विश्व के प्रमुख देशों को दिखाने का मौका मिला। अभी कुछ दिनों पहले ही भारत को एक और सुखद समाचार मिला विश्व स्तर पर। विश्व बैंक के नए अध्यक्ष, वर्ल्ड बैंक के नए अध्यक्ष जो भारतीय मूल के हैं, श्री अजय बंगा इसी माह जून के माह में वर्ल्ड बैंक के चेयरमैन के पद पर आसीन हो गए। विश्व बैंक की अध्यक्षता करने का अवसर भारत को पहली बार मिला है। आज जब भारत विश्व की $5 ट्रिलियन वाली इकॉनमी के समूह में पहुंच चुका है, ऐसे समय में विश्व बैंक की अध्यक्षता करने का भारत को अवसर मिलना एक बहुत बड़ी बात है। वैश्विक इकॉनमी को जानने वाले लोगों तक का यहाँ तक कहना है कि आगामी 2-3 वर्षों में भारत विश्व की 3 आर्थिक महाशक्तियों में से एक होगा। जैसे जैसे भारत आर्थिक विकास और समानता हासिल करता है, वैसे वैसे दुनिया हमारी ओर उत्सुकता से आकर्षित हो रही है। मित्रों, मैं अधिक समय का अभाव मुझे भी है और इसलिए क्योंकि जैसा कि हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने बहुत संक्षेप में अपनी बात की, मैंने उनको सुझाव दिया था, उन्होंने मेरे सुझाव को माना, मैं उनका आभारी हूँ। और एक ओर से वो अपेक्षा कर रहे होंगे कि आपके सुझाव को मैंने तो मान लिया, लेकिन आप तो बोले ही जा रहे हैं लेकिन हम दोनों को ही जो है वो लखनऊ पहुंचना है और टेक ऑफ का टाइम उन्होंने ठीक 6 बजे दिया था। ये 6 बजकर हमने कहा कि 10 मिनट बाद में भी आ सकें, तो मैं बहुत उनका सरकार का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। लेकिन एक बात का चलते चलते मैं एक बात को मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि मैंने जो विश्व फॉरेन पॉलिसी के जो जानकार लोग हैं उनको मैंने उनसे चर्चा किया। मैंने कहा इतिहास में कभी ऐसा हुआ है, आप हमें बताइए, कि एक देश का मुखिया दूसरे देश के मुखिया को कभी बॉस कहता हो? बहुत लिमिटेड होता है। मैं 5 वर्षों तक रहा हूँ,
तो विदेशों में जाता था, एक एक शब्द पर हमारे मंत्रालय के एक एक शब्द हमें लिख कर के देते थे, और वो कहते थे इसी के बीच में ही आपको बोलना है, इसी भाषा में बोलना है। मतलब इतने वो, क्योंकि उनको ये लगता है कि भाई एक शब्द भी इधर उधर हो जाता है विदेश नीति में तो उसके मायने कई निकल जाते हैं। तो इसलिए, लेकिन जब अभी हमने देखला पिछले माह में ऑस्ट्रेलिया का प्राइम मिनिस्टर हमारे प्राइम मिनिस्टर को कहता है मोदी इज़ द बॉस हैं। मैं इसीलिए मैंने पूछा, मैंने कहा ये बॉस की परंपरा कहाँ पड़ गई जाकर। अंत में मित्रों, इसी सप्ताह में हम सब के लिए गर्व की बात, गर्व इसलिए IIT कानपुर, उनके वैज्ञानिकों ने क्लाउड सीडिंग के जरिए कृत्रिम बारिश कराने में बड़ी सफलता हासिल की। कृत्रिम बारिश अर्थात आर्टिफिशियल रेन्स, इससे जिन क्षेत्रों में बारिश का अभाव रहता है उन क्षेत्रों के लिए परीक्षण बहुत लाभकारी होगा। एक बार फिर से IIT कानपुर ने विश्व पटल पर अपनी छाप दर्ज की है। मैं चाहता हूं कि कानपुर अपनी पहचान के लिए पूरे विश्व में पहचाना जाए, और इसके लिए मैं आप सभी को शुभकामनाएं भी देता हूं। संयोग से जब मुझे पता चला कि वो दोनों प्रोफेसर्स, एक प्रोफेसर है मनिंद्र अग्रवाल, दूसरे प्रोफेसर हैं सच्चिदानंद त्रिपाठी, एक वाराणसी से हैं और एक प्रयागराज से, आज मैंने दोनों वैज्ञानिकों को बुलाया सर्किट हाउस में, उनका अभिनंदन किया, उनको बधाई दी, और हमने कहा कि वी द पीपल ऑफ कानपुर आर प्राउड ऑफ यू। और उनको हमने एक और जिम्मेदारी दी है, उसका शायद परिणाम हमें कुछ एक आध महीने में देखने को मिलेगा। हम सबको बड़ी प्रसन्नता होगी। मित्रों, मुझे विश्वास है कि कानपुर केवल वस्त्र उद्योग ही नहीं बल्कि अन्य उद्योगों में, शिक्षा में, मेडिकल सुविधाओं में प्रगति के माध्यम से ये नगर जल्दी ही अपना खोया हुआ गौरव फिर से प्राप्त करेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।